सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे के साथ ही अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का आगाज हो जाएगा। ये फैसला आज अपोजिशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में किया। सवाल यह है कि कारज़ारे सियासत में छिड़ने वाली इस जंग को जीतने के लिए हुकूमती तैयारी क्या है। फिलवक्त तो वज़ीर आज़म इमरान खान के लबों पर एक ही तकरार है कि NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। दूसरी तरफ एहतसाब का कोड़ा बेरहमाना अंदाज में अपोजिशन पर बरस रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, एहतसाब अदालत ने इनकी अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया है। कल गैर कानूनी तैनाती के इल्जाम में शाहिद खाकान की नैब में तलबी है। आमदन से ज़ायद असासों के सवाल पर नैब मौलाना फजलुर रहमान को भी बुलाने का इरादा रखता है, जबकि इनके मुबैना फ्रंटमैन मूसा खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। शेख रशीद दिसंबर तक अपोजिशन के बड़ों के जेल जाने की पेशगोई भी कर चुके। सवाल ये है, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी समेत कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, और ये कि क्या ये गिरफ्तारियां अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के लिए बेहतरीन और तेज नुस्खा साबित हो सकती हैं। अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो या नाकाम, इससे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, जिसकी झलकियां स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की शक्ल में नजर आने लगी हैं। और जब सड़कों पर दमादम कलंदर होगा तो फिर मईशत को लगने वाले जख्मों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा, जिनकी जिंदगी पहले ही कोरोना के लॉकडाउन की वजह से आने वाले मुआशी जमूद ने बर्बाद करके रख दी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से यह तारीख रही है कि हमने हमेशा जाती मफादात को कौमी मफाद पर तरजीह दी है, और इस नाकिस माल पर जमहूरियत बचाने का खूबसूरत लेबल लगाकर हमेशा इसे बेचते रहे हैं। देखना यह है कि अपोजिशन के जलसों के ऐलान को हुकूमत किस तरह लेती है। सियासत में जलती इस आग पर पानी डाला जाता है या फिर तेल, इसका पता भी आने वाले दिनों में चलने वाला है। अभी तो काबीना ने नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाने का उसूली फैसला किया है, मगर सवाल यह है कि इन्हें वापस कैसे लाया जाएगा, कौन लाएगा, क्योंकि खाली बरतानवी हुकूमत को चिट्ठियां लिख कर देने से यह मसला हल तो नहीं हो रहा। अपोजिशन के ऐलान और हुकूमत की मुमकिना हिकमत अमली पर हम सबसे पहले बात करेंगे। अभी इस मौजू पर सबसे पहले बाबर डोगर साहब से बात कर लें। बाबर साहब, असद खरल साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ बाबर साहब आपसे पहले बात कर लें। ये तो अब तलवारें म्यान से निकल आई हैं, ये तो बड़ी मुश्किल होने वाली है लगता है कि इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि कोयटा फजलुर रहमान साहब के काफ़ी वहाँ पर फॉलोअर्स हैं, शायद इसलिए उन्होंने कोयटा का इंतखाब किया है कि पहला तीर वहाँ से चले। मतलब शायद नहीं, बिल्कुल इसीलिए वहाँ कोयटा का इंतखाब किया गया है कि वहाँ पर मौलाना मदरसों के जो बच्चे हैं उनको भर भर कर जलसागाह में लेके आएंगे, ताकि जलसा जो है वो कामयाब किया जा सके। क्योंकि कोयटा में ही या पेशावर में ही ये जलसा कामयाब हो सकता है, जहाँ पर मौलाना के मानने वाले उनके जो फॉलोअर्स हैं वो खासी तादाद में हैं। अगर आप देखें कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो पंजाब से तो कोई बंदा उसमें शामिल नहीं हुआ, सिंध से कोई बंदा शामिल नहीं हुआ, जितने भी लोग आए वो तो सारे बलूचिस्तान से आए या फिर वो KPK से आए हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अपने पास तो कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी है मौलाना के बच्चे होंगे, उनको घेर घूर के लाया जाएगा और बड़े बड़े जलसे किए जाएंगे, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली एक तो ये कि टारगेट पाकिस्तान के अदारे होंगे, अफवाज पाकिस्तान होगी, पाकिस्तान की जुडिशरी होगी, उनको मेलाइन किया जाएगा, उनको वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जाएगा, चाहे पीछे से मोहम्मद ज़ुबैर फिर एक और मीटिंग कर रहे हों इनकी वापसी के लिए। नहीं, वो अब पाबंदी लग गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, ये पाबंदी मैंने को 10 दफ़ा सुनी है। ये पाबंदी आज से लग रही है, ये पाबंदी तो 2000 में भी लगी थी, और उसके बाद जनाब के कोई नहीं मिलेगा, उसके बाद मियां साहब जो है वो डील करके अकेले बाहर निकल गए थे। उसके बाद 2008 में भी मियां साहब ने जनाब पाबंदियां लगाई रखी, और जब ये जो बनाया था इन्होंने ARD बनाई थी, क्या ये जो अलायंस बनाया था 2008 में,
उसके बाद भी मियाँ साहब मुलाकातें करते रहे हैं। मियाँ साहब एक तरफ पाबंदी लगाते हैं, एक दो वोट को इधर उधर की बातें करते हैं, दूसरी तरफ चोर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि चोर रास्ता मिले और मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। ये इसी तरह की चीज़ है। मुझे एक बात बताएं कि वोट को इधर उधर का नारा लगाया था कि नहीं लगाया था? उसके बाद भी मोहम्मद जुबैर को किसने भेजा था मुलाकातों के लिए? किसने मैंडेट दिया था? मरियम ने कह दिया है कि वो सर अब तो ये ओपन सीक्रेट है। अब वो कहते हैं कि कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, बेट लगा के लगाऊं कि इनकी आधी जमात आज भी रात के टाइम चौथ दरवाजों से जाके मिलती है। तो ये मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब है कि वो सर आज भी इनकी आधी जमात चोर दरबारों से जाकर मिलती है। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि अच्छा पीछे ये कोई डील हो गई तो दिखाने के लिए, ये सिर्फ नारों के लिए है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ अब ये जो जलसा करना है उसके लिए, हाइप बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा असद खरल साहब, इस जलसे से क्या होगा? बल्कि ये जो जलसे अब होने लगे हैं, एक नहीं अभी तो कोयटा से आगाज़ हो रहा है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक ट्वीट शेयर किया और उस पर दीवार पर लिखा हुआ था, झंडा था इनका फजलुर रहमान साहब की जमात का, लिखा था कि वोट दो, जन्नत की गारंटी हमारी है, जन्नत की जिम्मेदारी, लफ्ज़ ये था, जन्नत की जिम्मेदारी हमारी है। और अब एक सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर भी चल रही है, अभी हाल ही में किया फजलुर रहमान साहब ने कि मुझे नोटिस भेजते हो, मैं तुम लोग सीधे हो जाओ, और जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हाल किया है उससे भी बुरा हाल तुम्हारा यहाँ पर करेंगे। तो फजलुर रहमान साहब तो धमकी दे रहे हैं, उनके तर्जुमान कह रहे हैं कि कोर कमांडर पेशावर के बाहर हम धरना दे देंगे अगर फजलुर रहमान साहब को बुलाया गया। तो ये उसके लिए एक ट्रेलर चला रहे हैं अब 11 तारीख को। ये तो टफ टाइम होने लगा है तहरीक इंसाफ के लिए, इतना आसान नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी जमातें अपोजिशन में। देखिए उसामा साहब, मैंने भी कहा था और शेख रशीद साहब ने भी कहा था, और मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं ना, हमेशा ऐसे वक्त का चुनाव करती हैं कि जब मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क के अंदर इंतशार हो, शोरश बर्पा करना हो, तो उसके लिए वो अपने जो मकामी उनके एजेंट हैं उनको एक्टिव करती हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं। बलूचिस्तान से इंतखाब जो किया गया है, वहाँ ऑलरेडी आपने देखा है कि जिस तरीके से इंडिया बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है, जिस तरह आपने देखा कलभूषण यादव जो है नेटवर्क पकड़ा गया, जिस तरह पाक ईरान बॉर्डर जो है उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ऑलरेडी आपने देखा इंडिया से धमकी आई और उसके बाद वाक़यात हुए यके बाद दीगरे कोयटा के अंदर। कभी मोटरसाइकिल के अंदर बम नस्ब किया जाता है, कभी और एक दो वाक़यात हो गए। सर LOC मामला ये है कि हुआ है, एक कैप्टन शहीद हुआ है वज़ीरिस्तान में, दहशतगर्दी के वाक़यात तो हो रहे हैं। अब मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, वो असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है वो आपको पता ही है, वो है मदारस के तलबा। अब मदारस के तलबा को अगर वो सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है इस पर फिर मुल्की इदारे जो हैं, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कानून अपना फिर रास्ता बनाएगा, क्योंकि उनको उनके वालिदैन ये सियासत में हिस्सा लेने के लिए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए, मुल्क के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट जो है, आप अपने पॉलिटिकल वर्कर के साथ आएँ, आपका पुरअमन एहतजाज आपका हक है। कोयटा से ही क्यों आप आगाज़ कर रहे हैं? आप खुद समझदार हैं। मामला ये है कि वहाँ पर ठीक है, चले कुछ आपकी सीटें भी हैं, KPK में आपने देखा सेनेट और कौमी असम्बली में जितनी सीटें हैं वो तो आपको पता ही है। फिर जिस तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं अदारों को, मौलाना साहब और उनके जो सपोर्टर हैं, कि नैब ने उनको बुलाया कि जनाब ये आपके असासे हैं, ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, इसके हवाले से आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आज नैब ने एलामिया भी जारी किया। अच्छा, इसमें उस हवाले से आप ये जारी करें। कभी आप कहते हैं जी कोर कमांडर पेशावर के हम दफ्तर का गिराव करें, कहते हैं हम 30 लाख लोग लेके आ जाएंगे। कभी हम कहेंगे जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान का, उससे भी हम बर्तरहाल कर देंगे। अच्छा, मामला ये है कि इदारों के बालादस्ती तकद्दस ये कहाँ गया? ये मौलाना साहब तो खुद कहते थे, आपने देखा जब धरना हुआ था तो यही सबसे बड़े थे कि जनाब आए पार्लियामेंट, तो आप पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस तब्दीली करने के लिए एक तरफ मुलाकातों की भीख मांगते हैं, मुलाकातें भी छुप छुप के करते हैं। शेख रशीद साहब ने बांडा बोड़ा और उसकी तरदीद नहीं आई। अच्छा, आप अंदाजा लगा लें। एक चीज बाबर साहब, देखिए स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, मुल्क की मईशत जैसे ही बेहतरी की तरफ जाने लगती है, एक रिवाइवल सा नजर आता है,
फिर कुछ न कुछ ऐसा होने लग जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात होती है और चीनी सदर का दौरा, उसका भी आने वाला वक्त में ये था कि देखा जा रहा था शायद वो आए। तो ये अजीब सी टाइम पर ये काम शुरू हो जाता है। अब देखिए कि ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर इस जलसे में शायद उनको बुलाया भी जाएगा जो इनके मद्दे मुकाबिल रहे, यानी अचकज़ई साहब की जमात हो, दीगर जमातें हो, इनका आपस में मुकाबला था, चाहे वो दीगर जमातें हों जो यहाँ पर इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं, और एक दूसरे को हराने में यही थे। या मौलाना साहब तो उनको सेकुलर जमातें कहते रहे होंगे, लेकिन अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। और ये टाइमिंग देखें आपके, स्टॉक एक्सचेंज नीचे, गिलगित बल्तिस्तान का मामला। उसामा साहब, अचकज़ई साहब की जो जितनी भी सियासत है वो हमेशा आपने देखा है कि वो पाकिस्तान में मुखालिफ सियासत रही है। वहाँ पर जितने अफ़गान हैं उन सब को इन्होंने पाकिस्तानी ज़ाहिर करके उनका वोट हासिल करते हैं, उनके नेशनल आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं और उनके ज़ोर पर ये इलेक्शन जीतते हैं। उनका तो शुरू से जो एजेंडा है वो बिल्कुल वाज़ेह है, वो है एंटी पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके जो जब उन्होंने धरना दिया था तो उस वक़्त आप उनकी लैंग्वेज सुन लें, उनकी ज़ुबान सुन लें, वो सारी चीज़ें सुन लें, वो भी आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। जैसा खलल साहब ने कहा है कि जो कोयटा का इंतखाब करना ऐसे वक्त में जब इकोनॉमी पहले मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये तो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली मुल्क कोलैप्स कर जाए। तो ये जो स्ट्रीट पावर या मदारिस की पावर, इसी वजह से नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, उनको साथ रखते थे हमेशा। कश्मीर कमेटी इनके पास रखते थे कि इनको ये चीज़ इनके साथ हो, ये तसल्ली रखें तो मुल्क फिर बहुत अच्छा रहता है। फिर आइन भी पूरी आइन पर फिर चला जा रहा होता है, कानून भी मुल्क में होता है। वरना जैसी अगर ये नहीं है 20-25 साल के बाद ऐसा हुआ है तो वो आइन। मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप बात मुल्क की कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? शरीफ फैमिली का पाकिस्तान में क्या स्टेक है? ये बीमार होते हैं, शबाशी बीमार होते हैं तो बाहर इलाज, नवाशी बीमार होते हैं तो बाहर इलाज, ये पाकिस्तान में। और सर तो यहीं खाली घर पड़े हुए हैं ना, जब इक़्तिदार में होते हैं वो इधर होते हैं, जब इक़्तिदार में नहीं होते ये बाहर होते हैं। किसी ईद त्यौहार पे ये पाकिस्तान में होते नहीं है, ये सारे बाहर होते हैं। बच्चे इनके बाहर है, शहबाज की फैमिली बाहर, नवाज की फैमिली बाहर, बाकी सब की फैमिलियाँ बाहर हैं। इनको पाकिस्तान से इनका क्या लेना देना है? ये तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए यहाँ पर है, ये तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए, बनवाने के लिए यहाँ पर है। सवाल है, इन जलसों से हुकूमत गिरेगी? 11 को पहले, उसके बाद कह रहे हैं रैलियां होंगी, इमरान खान, फिर लॉन्ग मार्च की ऑप्शन मौजूद है। फैसला इमरान खान साहब ने वो कितना कहते हैं कि शायद 165 दिनों का या 200 दिनों का धरना दिया, उससे हुकूमत तो नहीं गिरी, उससे हुकूमत तो नहीं गिरी, हुकूमत तो वो नहीं गिरा सके। सारे धरने के बावजूद, सारी एफर्ट के बावजूद, वो इस्लामाबाद को चोक करने के बावजूद हुकूमत नहीं गिरा सके। तो इन धरनों से गवर्नमेंट तो नहीं गिरती। हाँ, अलबत्ता मुल्क की इकोनॉमी तबाह होगी, मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, जैसे जुलूसों से लोग डिस्टर्ब होंगे, आपकी रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब होगी, ये सारा कुछ होगा। और इसके अलावा ये कहें कि हुकूमत टूट जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी, ये नहीं होने वाला। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो आईनी रास्ते हैं वही मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि धरनों से हुकूमत टूट जाए। और मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हुकूमत धरनों से जाती नहीं देखी। इवन वकला तहरीक कितनी बड़ी थी और कितना अरसा चलती रही, तो वो सिर्फ उसकी वजह से नहीं ये सारा कुछ हुआ। मुझे अगली खबर पर जाना है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि MNA MPs नून लीग की तो आपको बता रहा हूँ कि वो तो कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, कोई भी 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। अब ये पता नहीं किस तरह से इसकी फंडिंग होगी। ये जो उसामा साहब, जो लोग असम्बली में खाने का पैसे नहीं दे सकते, वहाँ पर पैसे देने को कोई तैयार नहीं होता, तो ये इतने बड़े जलसों में कौन पैसे देगा? बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत पैसे नज़र आए और अब जो वो एहतसाब अदालत में पेश हुए, उनका 14 रोज़ा रिमांड नैब ने हासिल कर लिया। वहाँ जो बातें हुई हैं वो बड़ी अहम हैं, और क्या बातें कही हैं शहबाज शरीफ साहब ने, चूँकि वो खुद दलाइल देने के लिए आ गए, उन्होंने कहा मैं वकील नहीं, मैं खुद बात करूंगा। तो इस हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा अहम केस हो गया है, इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो नैब रेफरेंस है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 1990 में शहबाज शरीफ ने नकद असास से 2.121 मिलियन रुपये बताए। 1998 में शहबाज शरीफ के असास से 14.865 मिलियन रुपये हो गए। फिर बतौर वज़ीर आला 2008 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ और ख़ानदान के असासों की मालियत 7,328 मिलियन रुपए हो गई।
शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत 13 कंपनियां कायम करके 2770 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की गई, यानी 27 करोड़ 70 लाख। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़राए आमदन नामालूम थे। 3 बेनामी कंपनियां भी कायम की गई। निसार ट्रेडिंग और वज़ीर आला सेक्रेटरीट के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के नाम थी। बेनामी कंपनियों के जरिए तकरीबन 2400 मिलियन रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर देखिए कि बैरून मुल्क समेत लाहौर, डूंगा गली और DHA लाहौर में तकरीबन 619 मिलियन रुपए के असासाजात खरीदे। असासों का जवाब पेश करने के लिए 1597 मिलियन रुपए की गैर मुल्की तरसीलात और 1010 मिलियन रुपए का कर्जा जाहिर किया गया, जो गलत साबित हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल असासों की मालियत 6122 मिलियन यानी 61 करोड़ 22 लाख रुपए बनी, जो 2018 में 7328 मिलियन तक पहुंच गई। शहबाज फैमिली के मजमूई ज़ाहिर असासाजात 584 मिलियन रुपए थी, जो आमदन से ज़्यादा थे। अब ये एक के बाद एक चीज़ सामने आ रही है। असद खरल साहब, ये तो पूरी एक यानी मनी ट्रेल तो नहीं है, लेकिन मनी मेकिंग मशीनें जिस तरह से लगी हुई थी, यानी ये मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा था कि कैसे पैसा हजारों गुना बढ़ता चला गया। कंपनी और जो गुड नेचर कंपनी, जो निसार ट्रेडिंग कंपनी, और निसार कौन था, यानी करोड़ों रुपए के चेक जो है किस तरीके से आते हैं। तो फिर 162 लोग, उसामा साहब इसकी जो आपने अभी पढ़ा, बहुत सारे इसमें हकायक है। 162 वो लोग हैं जिनको नैब ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बुलाया और उनको बताया। उन्होंने कहा जी हमने चेक दिए थे, हमारे से जो चेक लिए गए थे जी वो पार्टी फंड के नाम पे लिए गए थे, और ऊपर से जो उसका मेन जो कॉलम था वो छोड़ दिया गया था। वो चेक जो है वो जमा कराए जाते हैं जनाब इन कंपनियों के अकाउंट में। इन कंपनियों से ये पैसा हवाला हुंडी के जरिए बाहर जाता है, फिर वो पैसा वापस आता है किन के अकाउंट्स के अंदर, वो कभी सलमान शहबाज के अकाउंट्स में आ जाता है, कभी उनकी वालदा मोहतरमा के अकाउंट में आ जाते हैं। उनकी यानी वालदा मोहतरमा जो है नुसरत शहबाज साहिबा जिनके और उनकी जो साहबजादी हैं राबिया इमरान, इनके भी आज नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत ने किए हैं और उनको कहा है कि इनको पेश किया जाए। और जवेरिया जो है उनकी जो हाज़िरी की मुस्तकिल जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको भी एक्सेप्ट अदालत ने किया है। शहबाज शरीफ साहब का आपने जिस तरह देखा 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उन्होंने अदालत ने दिया है। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे भी सवाल चना जवाब गंदम। शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही वकील बनने, उन्होंने कहा जी मैं खुद अपनी वकालत करूँगा, अपना केस खुद पेश करूँगा। उन्होंने कहा जी जब मैं जिला वतन था उस वक्त हमारा बंटवारा हुआ। अच्छा, उसके बाद वो कहते जब पाकिस्तान में आया तो मैंने 100% जो जितनी भी मेरी थी ना, मैंने सारे अपने बच्चों के नाम दे। मुझे ये बताया वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे खड़े हो कहते हैं कि ना मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ना मैं पार्टनर हूँ, ना मैं किसी का मुलाजिम, ना मेरा कोई तल्लक है। अगर आपका तल्लक नहीं है तो आपके अकाउंट्स के अंदर जो आपकी बेनामीदार हैं, जो हाउस वाइफ है जिनकी चंद लाख तनख्वाह है, नुसरत शहबाज साहिबा, उनके अकाउंट में वही चेकों वाले लोगों के जो पैसे मरजूर और महबूब और पता नहीं कहाँ, यानी महबूब का पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, इस तरह मरजूर है, कोई रेडी वाला है, कोई पापड़ वाला है, कोई गोलगप्पे वाला है। आप उनके अकाउंट से या उनके चेकों से जो पैसे आपकी अहलिया के अकाउंट में आ रहे थे, जिनकी चंद लाख कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर जो तनख्वाह फिक्स थी, करोड़ों रुपए उनसे आप ले रहे थे, क्या उन्होंने आपने पूछना गवारा नहीं किया कि जनाब ये पैसे करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में कौन भेज रहा है? वो पैसों से आप उनकी सौतन जो है आपकी दूसरी अहलिया, उनके लिए अपार्टमेंट घर खरीदते हैं, उनसे आप अखराजात करते हैं, आपके ड्राइवर, आपके कुक, आपके मुलाजिम, उनके नाम पर अरब रुपए, किसी के नाम पे 2 अरब आ रहा है, किसी के नाम पर 3 अरब आ रहा है, किसी के नाम पे करोड़ों रुपए आ रहा है। हमजा शहबाज जो है चंद लाख और 1 करोड़ उनके पास का कुछ थे असासे, फिर वो कितने 4-5 अरब पहुंच गए। सलमान शहबाज के मामला जो असासे हैं वो 6 अरब तक किस तरह पहुंच गए। जो चौधरी शुगर मिल रहा है, रमज़ान शुगर मिल रहा है, इनकी ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो 7 अरब तक पहुंच गया। मामला ये है कि ये सारे जो पैसे आ रहे थे ये कई हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल है, आमदन से ज़ायद, और ये टीटी स्कैंडल। इस हवाले से आप बता दें शहबाज शरीफ साहब ने कभी किसी ट्रांजैक्शन की नफ़ी की हो? कभी उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम साहिबा ने, तो असल में जो शीन लीग की बात करते हैं, चंद लाइनें वो शरीफ लीग की बात करते हैं कि नून लीग से शीन लीग का मतलब ये है कि शरीफ अब लीग जो है ना
ये शरीफों के देखिए पास नहीं रहेगी, अल्टीमेटली एक और जमात बनेगी, वो अलायंस के जरिए बने। मुस्लिम लीग हर दौर में ये बदलती रही है, क्योंकि इन्होंने भी जुनेजो लीग की पीठ में छुरा घोंपा था एक डिक्टेटर की ख्वाहिश पर, फिर मजबूर हो। अब मामला ये है कि नून लीग और शीन लीग, नून लीग तो होगी खत्म, वो तो हो गया किस्सा परिना नवाज शरीफ साहब। शीन लीग जो है शहबाज शरीफ, वो भी इजाजत दें अगर। अब मामला ये है कि एक अलायंस बनेगा मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि देखें 2 पार्टी इलेक्शन होता है, एक पार्टी का इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप नून लीग को या शीन लीग को बिल्कुल खत्म कर दे तो पीटीआई के साथ कौन इलेक्शन करेगा? एक पार्टी का मौजूद रहना, नून लीग हर पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही वो है नहीं, कुछ भी नहीं। तो अच्छा चलिए एक मुस्लिम लीग आएगी, वो चरबा साहब इजाजत दीजिएगा इलेक्शन से पहले। अब जो बातें हुई हैं अदालत में, बाबर साहब आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं नाजरीन के लिए कि जनाब दलाइल देखें, ये दाद दें बाबर साहब के, उन्होंने अमजद परवेज़ को कहा कि नहीं हमारे वकील हो बड़े ज़बरदस्त, बड़े पैसे शैसे वाले, लेकिन मैं खुद दलाइल दूंगा। अब दलाइल में चंद मैं आपके सामने रख लूँगा जी। 15 रुपये सब्सिडी का मुझे कहा चीफ सेक्रेटरी ने, मैंने कहा नहीं दूंगा। मेरे बेटे को 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये वो अदालत में कह रहे हैं, कहते मैं खुद दलाइल दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने एक वक्त में कहा आप ये बातें इनको बता रहे हैं, कहते ये बड़े गुन्ने हैं नैब वाले, ये तो मेरी सुनते नहीं, ये गुन्ने हैं बड़े। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि तरक्याती कामों का पूरा किताबचा मैं साथ लेके आया हूँ, मैंने क्या क्या करवाया। तो वो अदालत ने कहा कि जी आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल आप रखिए, वो तो अपनी कारकर्दगी वहाँ पर पेश करते हैं। साहब अंग्रेजी का एक मुहावरा, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। अच्छा, यानी कि ये जो ऐसे लग रहा है ना कि ये गुन्ने बने हुए हैं, ये जो बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं, इतने बेवकूफ़ है नहीं, इसके पीछे भी एक चालाकी है। शहबाज शरीफ साहब ने आज अपना वकील ही नहीं किया, उन्होंने कहा जी मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, सवाल गंदम जवाब चना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कितना रिमांड, उन्होंने कहा जितना मर्जी रिमांड दे दें। शहबाज शरीफ साहब तो अंदर से बहुत खुश हैं कि जनाब APDM जो है उसने अपना जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया है, मेरी जान छूट गई, मैं आराम से नैब में बैठूंगा, शाम को छत पे बैठ के कॉफ़ी पिया करूंगा, मोटरवे को देखूंगा, मर्जी खाने घर से आएंगे, खाने खाऊंगा। 14 दिन का रिमांड है, उसके बाद फिर अगला 14 दिन फिर देखिएगा और रिमांड के लिए खुद कहेंगे मुझे रिमांड पे रखो, मैंने जाना ही नहीं है। PDM का हिस्सा नहीं बनना चाहते सर, मुझे खरल साहब कौन सी तारीख सर, वो बड़े मज़े से जब वहाँ पर कोयटे में जलसा आ रहा होगा, वो सारे दारों को मरियम लताड़ रही होंगी, चिंगाड़ रही होंगी और खौफनाक चीज़ें होंगी, और इसकी पार्टी जो है उस पर वो और ज़ेर अज़ाब आएगी। वो ये आराम से बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, आराम से नैब की छत पे, शाम को मोटरवे को देखेंगे, सुबह के टाइम वो आराम से नाश्ते करेंगे, वहाँ पे चहलकदमी किया करेंगे, नैब का कोई 3 दिन के बाद एक आधे सवाल का इसी तरह का जवाब दे दिया करेंगे जिस तरह कि अब दे रहे हैं, और चाहेंगे कि मेरे 90 दिन बड़े सुकून से आराम से नैब के AC वाले कमरे में गुजरे, वहाँ पर बेड शेड लगा हुआ है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, शाम को ऊपर छत पे बैठ जाएंगे, सामने मोटरवे नज़र आया करेगी, वही मोटरवे जो इनके भाई ने बनाई थी, तो उसको देख के नए वालों को बताया करेंगे कि ये वो मोटरवे है जो हमने बनाई थी, और वो मरियम बिचा और वो जो बाकी फजलुर रहमान और बिलावल जो है ये जनाब खपते फिरेंगे, बंदे कौन इकट्ठे करे, चंदे कौन दे, और जनाब जलसों के इसलिए सारी जिम्मेदारी मौलाना को सौंप दी है। वैसे अंदर की बात यह है कि मैं आपको सही कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब अंदर से बड़े खुश हैं कि नैब ने उनको पकड़ लिया। मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने खुद नैब से बाबर डोगर साहब के शागिर्द हैं, एक वो बड़ी अंदर की खबरें रखते हैं नून लीग की, उन्होंने मुझे बताया है कल रात को ही कि सारे बड़े तंग हैं कि मरीम साहिबा जो कर रही हैं ना ये तो बर्बादी है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं, इशारों में सर। नवाज शरीफ साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हम जितना ये हम करेंगे उतना नुकसान पार्टी का है। साहब जिस दिन नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे लंदन से, वो खिताब फरमा रहे थे, शहबाज शरीफ का चेहरा देखना था आपने, जो उनका चेहरा जिस तरह से नजर आ रहा था, इस टाइम वो बड़े कंफर्टेबल होंगे, बड़े सुकून में होंगे, यार मेरी कम अमल कम मैं तो इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। बुज़दार साहब से फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात की है, MPs ने मुलाकात की है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और पंजाब पुलिस, ख़ासतौर पर लाहौर पुलिस की कारकर्दगी, मोटरवे सान्हे का मरकज़ी मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा जा सका, किस कदर शर्म की बात है। ब्रेक के बाद बात। अब पता चला सियासी मैदान में फिर हलचल है और मुस्लिम लीग नून के कुछ MPs ने एक दफ़ा फिर उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की है, वज़ीर आला पंजाब से। और एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी इजाज़त के बगैर कोई किसी से मिल नहीं सकता, और ख़ास तौर पर एजेंसियों से या फ़ौज के किसी
बंदे से कोई नहीं मिल सकता मेरी इजाज़त के बगैर। तो दूसरी तरफ ही मुलाकातें हो रही हैं। बुज़दार साहब ने कहा है कि जी जो मसाइल हैं MPs कोई किसी भी जमात से उनके मसाइल, उनके इलाके के मसाइल हल होने चाहिए। और अब वज़ीर आला पंजाब रौक़ाफ़ लीग की क़यादत में भी अहम मुलाकात होनी है और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये चीज़ें सेटल होनी है कि किस तरह से उसके इंतज़ाम किए जाएंगे। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, मियाँ जलील अहमद शरफुरी साहब MPA हैं और नून लीग से MPA हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग का जो बयानिया बन रहा है, जो नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीर की, ये वो शख्स हैं जो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ ये तकरीरें नहीं होनी चाहिए। और उनका दो टोक वाज़े इस बारे में मौक़िफ़ सामने आया और फिर पार्टी ने बड़ा इनको धमकाया वगैरह, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये हिल नहीं रहे और बहुत मुहतरम ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, आप तशरीफ़ लाए हैं। ये बताइए कि क्यों आप मुत्तफ़िक़ नहीं हैं? नवाज़ शरीफ साहब तो कायद, उनके आगे तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। उन्होंने कह दिया मेरी इजाज़त के बगैर कोई किसी से मिल नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ अगली दफ़ा ये ना कह दें कि भाई किसी ने घर से निकलना है तो पहले मुझसे पूछ ले। नहीं उसामा साहब, वो चीज़ पार्टी पॉलिसी जो वो गाइड करेंगे ज़ाहिर सारे वही करेंगे, लेकिन जो मेरा जो मामला जो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो तो देखिए एक साथी ने पूछा कि जी मियाँ साहब ने जो स्पीच की है आपकी उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो ज़ाहिर है मैंने जो दिल की बात थी, जो ज़मीर के मुताबिक बात थी कि जी वो अल्फाज गैर मुनासिब थे और मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हमारे वो उसके मुताबिक वो बयानिया नहीं था, तो उस चीज़ को फिर ज़्यादा एक हाईलाइट कर दिया गया। अदरवाइज़ कोई उनके साथ इख्तलाफ नहीं है, हमारे वो कायद हैं, लीडर हैं, काबिल एहतराम हैं और मेरी भी उनसे यही दरख्वास्त है कि जितना ज़्यादा उनका फॉलोशिप है, लाखों करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके अल्फाज ज़्यादा मोहतात होने चाहिए, ज़्यादा एहतियात वाले होने चाहिए। कोई ऐसा लफ्ज़ जो दुश्मन इस्तेमाल करे या उससे फ़ायदा ले, हिंदू लॉबी उससे फ़ायदा उठाए, यहूदी लॉबी उससे फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस बनाए, तो ऐसी चीज़ कम से कम लीडरान के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा जलील शरफुरी साहब, एक तरफ मरियम बीबी ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ की सियासत मुफाहमत की सियासत है, दूसरी तरफ मरियम बीबी का अपना स्टांस खासा सख्त है, वो भी अदारों के हवाले से बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ करती हैं। तो इस वक्त आपके ख्याल से शहबाज शरीफ की जो मुफाहमत की सियासत है, पार्टी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? जी वही पॉलिसी दुरुस्त पॉलिसी है जो शहबाज शरीफ साहब के अरसे दराज से है और वही होनी चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी वही पॉलिसी होनी चाहिए जो पार्टी के मुफाद में भी है और मुल्क के मुफाद में भी है। तो मियाँ साहब और भी लोग हैं, हमारी ये इतलात हैं कि और भी लोग हैं जो आपकी सोच से मुत्तफ़िक़ हैं, शायद ज़्यादा लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून में, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं है कि कुछ कह सके, क्योंकि मियाँ साहब के सामने ये सबको पता है कि वो नहीं पसंद करते कि अगर उनकी राय के मुखालिफ कोई बात करे, वो तारीफ़ करें कि मियाँ साहब आपने कमाल कर दिया है। अभी सहाफ़ियों को भी बुलाया लंदन में, उनसे पूछा कि जनाब कैसी लगी तकरीर, तो जिसने तारीफ़ की तो बड़े खुश हुए, अगर किसी ने कहा नहीं करना चाहिए था तो कहते ये बातें छोड़ें फिर कभी सही। तो ये आपने सिर्फ ये कहा है, लेकिन ये बात हकीकत है कि बहुत से लोग आपकी सोच से मुत्तफ़िक़ हैं। उसामा साहब, आप तो इस बात को जानते हैं कि जब हमारे सीनियर्स में से नज़ीर गाजी साहब जैसी शख्सियात हैं और आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हम फिरते हैं और उसी चीज़ के ऊपर मान है और उसी चीज़ के ऊपर भरोसा है, तो जो काबिल एहतराम हस्तियाँ भी हैं और अगर किसी से गलती हो तो हम समझते हैं कि उनकी खिदमत में अदब से कह देना चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो सके और कोई बड़ा नुकसान, कौमी नुकसान ना हो। तो मैंने तो पार्टी के अंदर बेशुमार दोस्तों को जो देखा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ज़्यादा एतराज़ किया गया, लेकिन ज़ाहिर है लोग खुल के बात नहीं करते, सामने नहीं आते, और मैंने भी, मेरा भी ये कोई लेवल नहीं है कि मैं उनके मुकाबले में कोई बात करूं। यूँ ही एक सहाफ़ी ने पूछा और मैंने अपनी बात कह दी, वो टीवी पर चली तो बाकी दोस्तों ने पूछना शुरू कर दिया। तो बात तो वही है जो मेरे ज़मीर के मुताबिक है और जो दिल के मुताबिक है। अब पार्टी की क़यादत में से जो सीनियर लोग हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं और हैं, सारे सीनियर्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, और उन्हें इसके ऊपर रिएक्शन देना कि हम शोकस नोटिस दे देंगे, भाई कौन से कानून के मुताबिक शोकस नोटिस दे देंगे, कौन सी कानूनी ये गलती हो गई।
जो हमारे लीडरान हैं वो हमारे नबी तो नहीं है कि उनके ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को गलती करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो गलती कर रहे हैं, क्या उनसे गलती हो नहीं सकती? ये चीज़ें ज़मीर के मुताबिक, भाई मैंने ज़मीर के मुताबिक बात की है, मेरा ज़मीर ये कहता है मियाँ नवाज शरीफ साहब से गलती हुई है तो ज़मीर के मुताबिक बात की है। हमारे यही तो मसला है। थोड़ा सा तअज्जुब हुआ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्हें इस तरीके से रिएक्शन नहीं देना चाहिए जैसा पार्टी के अंदर से दिया जा रहा है। अच्छा मियां साहब, जिस तरह आप या अप्रिशिएट करते हैं आपको, डेमोक्रेसी और जमहूरियत का जो राग अलापते हैं जो लोग भी कहते हैं अपने अंदर तो जमहूरियत होनी चाहिए, किसी को इतना भी नहीं हक है वो कोई बात कर सके। अच्छा मियां साहब, आप और आपके कुछ साथी पहले भी मिले, दोबारा फिर मिले, हमारी सियासी पार्टियां हैं जी मियां साहब, आप और आपके साथी पहले भी मुलाकातें कर चुके हैं सरदार उस्मान बुज़दार से, सीएम पंजाब से, अपने आवाम की इलाके की फलाह बहबूद के लिए। उसके ऊपर भी पार्टी जो है वो गुस्से में नजर आई। अभी जो आपका बयान आया, तो क्या ये अपने जो इलाके के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलना, को पार्टी की पॉलिसी इस तरह की है कि किसी हुकूमती शख्सियत से आप मिलेंगे तो उस पर भी आप मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो जाते हैं? देखिए, ना तो किसी पार्टी का कानून ये कहता है कि हमने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना, ना मुल्की आइन ये कहता है कि अगर हमने चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं दिया तो उसको मिल नहीं सकते। मैं MPA हूँ, बेशुमार लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए, लेकिन मेरे पास आते हैं, मैं रिस्पेक्ट से मिलता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, अगर वो सच्चे हैं तो उनको सच्चा कहता हूँ, उनकी फेवर करता हूँ। तो इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर, भला हमने उनको वोट नहीं दिया लेकिन अक्सरियत उनके साथ है, आज वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। और अगर कोई हमारे इलाके के मसाइल हैं तो उनकी खिदमत में गुजारिश हमें करनी चाहिए। उनकी मेहरबानी है, वो सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। और अभी हमारे मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब हैं MPA, उनके इलाके के DPO ने उनके बेटे के खिलाफ जैली झूठे पर्चे काटे। वो DPO साहब कुछ साथ फिरे DPO हैं, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की। तो फिर हमारा हक था कि मिल के हमने जाके CM को कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, यानी कि एक MPA जो 5 दफ़ा MPA बनता है और जिन्होंने मस्जिद में रह के करोड़पति लोगों को 5 दफ़ा हराया है, तो DPO की क्या औकात है? कोई सर फिर आदमी भी कंपटीशन का इम्तिहान दे के DPO बन सकता है, तो लेकिन MPA तो नहीं हर बंदा बार बार बन सकता। अवाम के अंदर उनकी इज्जत है, तो इसका क्या मतलब है कि उनके घर के अंदर वो पुलिस की चढ़ाई करा दे? इस तरीके से बदमाशी के साथ वो पेश आए। बहरहाल ये एक एहतजाज था। ये एहतजाज किसके सामने करते? क्या राना सनाउल्लाह साहब को जाके बताते? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताते? मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ तो खुद ज्यादती हो रही है। अभी जो नैब ने ज्यादती की है, हम समझते हैं कि ये शदीद गलत बात है। वो अपोजिशन लीडर हैं, काबिल एहतराम हैं, और उनके खिलाफ अगर मुकदमात हैं तो अदालत के अंदर साबित करें। नैब साबित हो जाएगा तो अदालत सजा दे दे, भला प्राइम मिनिस्टर हो, भला कोई अपोजिशन लीडर हो। लेकिन बिफोर डिसीजन गिरफ्तार करना, अजियत देना, इंतकामी कार्रवाइयाँ लेना, मेरा देखिए उसके मामले में मौक़िफ़ है कि हुकूमतें। जी मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि ये आपके बारे में कि जी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो गई। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा तलाल चौधरी के मामले में कि जी तशद्दुद किया गया उन पर, एक मुस्लिम लीग नून की MNA है, उनके भाइयों ने तशद्दुद किया। जब तशद्दुद हुआ तो उनकी कोई वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, या तलाल साहब के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि जी वो तंजीम साजी करने थे, किसकी जा सके, वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं है। जो भी हुआ उसको तो आज उन्होंने कह दिया कि नहीं ये ज़ाती मामला है, ख़त्म करें। पुलिस को उन्होंने कॉल कर दी, इन्वॉल्व कर दिया। अगर वो बोगस कॉल्स थी वो भी एक गैर कानूनी चीज़ है। आप डिसिप्लिन की खिलाफ तलाल चौधरी साहब का रात के 3 बजे तंजीम साजी करना ज़ाती मामला है, तो मेरा चीफ मिनिस्टर को मिलना भी ज़ाती मामला है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किस तरह से कहा जा रहा है आपके खिलाफ? अभी तक कोई कहा गया आपको, शो कॉज नोटिस कोई आया है? मुझे दिखा दें कि किस पार्टी के मंशूर में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल सकते। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोई बातचीत हो रही है या बुज़दार साहब से भी कोई मीटिंग इस हवाले से कि जी किस तरह का होंगे? और ज़ाहिर आप तो अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी मामलात के हवाले से। जी अभी तो सुन रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन शायद जनवरी या फरवरी में होंगे। तो जब होंगे तो ज़ाहिर है मैं तो अभी सूबाई असम्बली में हूँ और मैं तो नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले सकता, और ना ही कोई ऐसा इरादा है। तो अभी तो कोई शेड्यूल सामने नहीं आया, जब आएगा उसके मुताबिक देखेंगे कि हमारी पार्टी का ऐसे और मजीद डिसीजन होगा, उसके मुताबिक चलेंगे। कितने और ऐसे MPs हैं नून लीग के अंदर जो ये चाहते हैं कि उनकी CM से मुलाकात हो, उनको डेवलपमेंट फंड्स मिलने चाहिए, रहेंगे वो PMLN में, लेकिन डेवलपमेंट फंड्स के लिए वो CM से मिलना चाह रहे हैं। देखिए खाली डेवलपमेंट फंड की बात नहीं होती, अपने इलाके के लिए अंदर अमन व अमान, अपने इलाके के डेवलपमेंट, अपने इलाके की एजुकेशन, अपने इलाके की हेल्थ,
जो भी छोटे छोटे मसाइल हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी चीफ मिनिस्टर बन जाए सबको उसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए सब MNS को उसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। वोट देना हमने अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक है, पार्टी के फैसले के मुताबिक है, लेकिन अगर कोई मुखालिफ पार्टी का बन जाए तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो ये तो दूरी करना, एक रुस के बैठ जाना, ये तो बच्चों के खेलों में चीज़ें देखी जाती हैं। सीनियर्स में तो मैं इसको कभी भी, जब मैं MNA था उस वक्त भी मेरी यही ओपिनियन थी, जिला नाज़िम बना हूँ तो मेरी यही ओपिनियन थी। जिन्होंने मुझे नहीं वोट दिए थे मेरे पास आते थे, मैं इज्जत करता था, और आज भी मैं तो उसी बयानिए के ऊपर हूँ। मेरा तो अपना सोच ना, और इसलिए चेंज। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जलील अहमद शफदुरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। MPA मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों पंजाब हुकूमत नाकाम है एक मुजरिम को पकड़ने के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकज़ी मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस कहती है कि वो पंजाब में ही है, किसी मजदूर या भिखारी के रूप में वो हो सकता है, लेकिन इतनी पेशरफ ज़रूर हो रही है कि जो मुतासरा खातून है उसने बयान देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और पुलिस को, क्योंकि उसके बगैर ये केस ही आगे नहीं बढ़ सकता था, और अभी टेलीफोन पर बयान देने का कहा गया है। फिर इस बयान को चालान के साथ लगाया जाएगा। इसके अलावा जो नाम है वो फर्जी नाम होगा, और इन कैमरा अदालती कार्रवाई का भी कहा जाएगा। असद खरल साहब, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि अब देखिए कितना बड़ा ख़र्च है, बड़ी पुलिस है, अब सेफ सिटी का भी कहा जाता है, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो गया था, इसकी तो उनको दाद देनी चाहिए, मगर उसके बाद एक शख्स, मोस्ट वांटेड शख्स है, वो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। किस कदर, और उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात पर होता है कि 3-4 दफ़ा पुलिस उसको चकमा देकर निकल गया। बिल्कुल सामा, इस हवाले से तो एक अलमिया है कि आज के जदीद दौर में, लेकिन मामला ये है कि जिस तरह एक हाइप क्रिएट हुई, जिस तरह उसकी जितनी शक्लें उसने तब्दील की वो भी मीडिया में चलाई गई, ज़ाहिर बात है उसको इतना तो मुलज़म को भी पता है कि मैं अगर फ़ोन इस्तेमाल करूँगा तो पकड़ा जा सकूँगा, कोई भी नंबर अगर इस्तेमाल करूँगा। 2-3 दफ़ा बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल करीब पुलिस जब पहुँच चुकी थी तो मुलज़म उसके वक्त जो है, ये एक और बड़ी नेगलिजेंस थी कि जब उसको पकड़ने पुलिस जाती है, 2 या 3 लोग होते हैं तो माँ 6 फुट के फासले पे जनाब वो पुलिस से फरार हो जाता है। ये एक और बड़ा अलमिया है। लेकिन एक बात इसमें है कि चले वो जो खातून है उसकी जानब से, क्योंकि जब तक मैं यही कह रहा था कि मुलज़मों को सज़ा होने के लिए ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं, वो एक तो उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो जनाब अपना 161 का बयान जो है वो देंगी। दूसरी जानब शनाख्त परेड जो होना वो भी एक लाजम अमर है कि अगर वो शनाख्त परेड कर लेती हैं तो उससे भी मुलज़म को सज़ा होने में मदद मिलेगी। और तीसरी चीज़ जो है कि ये आबद मल्ली जो है, इसका भी पकड़ा जाना जल्द अज जल्द इंतहाई अहम है इस केस के हवाले से, क्योंकि जब तक आपस में 2 मुलज़मों का होना, फिर कन्फ्रंट कराना, फिर मुतासरा खातून का उनको शनाख्त परेड करना, और ये सारा अमल जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता है उस वक्त तक ये सज़ा जो है ना, पढ़ी ज़रूर है, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता जितना आपको पता है। मगर ये जो सब आप प्रोसीजर बता रहे हैं, 161 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होगा, पुलिस के सामने बयान की कोई अहमियत नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना है जनाब, वो सब कुछ शनाख्त परेड होनी है, दीगर लोग साथ खड़े किए जाते हैं, फिर वो मुतासरा खातून से कहा जाएगा इसमें से आप पहचाने कि ये शख्स है। ये प्रोसीजर जो सारा है बाबर डोगर साहब, ये हम किस दौर में रह रहे हैं? ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ कानून, आज DNA का दौर है। आज ये तब की बातें हैं जब वीडियोस नहीं होती थी, तस्वीरें उस तरह नहीं होती थी। हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, यानी एक शख्स के साथ जुल्म हो गया, अब जब तक वो आएगा नहीं, वो बताएगा नहीं, फिर उसका मेंटल टॉर्चर का अंदाज़ा लगाएं कि जी ये शख्स है, अच्छा जी ये क्या हुआ, किस तरह, वो पूरा बयान आपने देना है। मुझे समझ नहीं आती कब हम इस पर कानून साजी करेंगे। सजा का मुतालबा होता है जी फांसी लटका दो, और फांसी तक उसको पहुंचाना किस तरह है वो होता ही नहीं है। ये अब जो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा सर, ये इस वारदात से 1 महीना पहले तो जमानत पर रहा हुआ, इतनी दफा जमानत पर रहा होगा, 2013 से वारदातें, उससे पहले से वारदातें कर रहा है, पता नहीं दर्जनों ही लोग वारदातें कर चुके हैं, पूरा गैंग था। तो इनको सजा क्यों नहीं दिलवाई जा सकी? इसी चक्कर में कि जिसका डकैती हुई है वो आएगा, वो भुगतेगा, पुलिस के पास जाएगा, अदालतों में धक्के खाएगा, तो कहते हैं जी हमने सुलह कर ली है। अंदाजा लगाएं आप। और डाके में सुलह हो रही है, ज्यादती के केसों में सुलह हो रही है, और मुजरिम छूट रहे हैं। मतलब इसमें जियो फेंसिंग की गई, उससे मुलजमान की प्रेजेंस का पता चला, मुजरिम शफकत भी इसी तरह से आइडेंटिफाई हुआ, अब्दुल मलिक भी इस तरह से आइडेंटिफाई हुआ।
दूसरा जो है DNA मैच कर गया है, ये दो बड़े एविडेंसेस हैं। तीसरी आइडेंटिफिकेशन तो होनी है, अल्टीमेटली उस खातून ने इन दोनों को पहचानना है कि यही वो लोग हम ये थे। कानून क्यों नहीं बदल सकते कि जब आपके पास कोई वीडियो आ जाती है, मैं इस केस में सिर्फ नहीं कह रहा, DNA आपको रिपोर्ट आ जाती है, तस्वीर में ही वो खातून पहचान लेती है, फर्ज कर लीजिए, तो बस उसके बाद तो उसका उस औरत का जब कानून है ना, उस औरत का स्टेटमेंट हो जाएगा, बहरहाल अब ये हुकूमत की प्रोसिक्यूशन पे है कि वो इसकी सेंसिटिविटी को समझें। वो तो सर, अदालत में कोर्ट इख्तियार है। साहब अगर अदालत हियरिंग के दौरान वीडियो लिंक नहीं, वीडियो लिंक के जरिए अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, जिस तरह बाकी फर्द जुर्म आज वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी के बाकी मुल्ज़मान के ऊपर हो रही है। अदालत वीडियो लिंक के जरिए जिस तरह जेल में वो मुलज़म सारे आपको पता है मुख्तलिफ लोग खड़े किए जाते हैं, वीडियो लिंक के जरिए उनकी शनाख्त क्रिएट की जा सकती है, उस औरत की आइडेंटिफिकेशन भी हाइड रहेगी, उनका नाम भी फर्जी जिस तरह बताया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन मामला ये है कि उनको आने की जरूरत भी नहीं है, वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत अलाउ कर सकती है। ये तब्दीली लानी चाहिए कि ये जज का इख्तियार है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। बाबर साहब, आप पुलिस को समझते हैं, आपने सारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज से वाकिफ हैं, मुझे बताएं एक शख्स को नहीं पकड़ा जा रहा। शामा साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब वो इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िम है। वो आप देखिए ना कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केस में भी वो पुलिस से निकल गया तो इसके बाद वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये तो पुलिस की बहुत बड़ी फेलियर है, नाकामी है कि जनाब अभी तक वो उसको पकड़ नहीं सकी। मैं हैरान हूँ कि जनाब वो पैदल ही भाग जाता था और ये जनाब ये फिर भी उसको पकड़ नहीं सके। इनके पास टिप थी, वो अपनी जब सास को मिलने आया, साली को मिलने आया, इसके पास टिप थी, उन्होंने खुद 115 पे कॉल की, पुलिस ने इसको देखा, इसके पीछे भागे, लेकिन वो इनको चकमा देके निकल गया। गोंद निकल आई हुई है पुलिस वालों की, फिटनेस का ये तो मेयार है, वो पता नहीं बंदूक उठा के भाग भी सकते हैं नहीं, वो निकल गया, वो देखते रह गए, पीछे जा रहा है, उनके सामने भाग रहा है, वो वहाँ खड़े कुछ नहीं कर सके। कोई वो मेयार ही नहीं है हमारी पुलिस का, पता नहीं किस तरह से रखा हुआ है, 24-24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है बेचारों की, कोई हाल नहीं है, कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। वो भी थाने का आपको पता है स्टेशनरी का कितना 100 रुपया फी थाना मिल जाता है, मेरा ख्याल है 100-200 रुपया ही होगा, वो भी खुद से करो जी, सारे खर्चे खुद से, गाड़ियों के लिए कितना पेट्रोल मिलता है। तो एक अजीब ये एक मसला बना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का कि पता नहीं ये किस तरह से बेहतर होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कब ये हालात बेहतर होंगे, कब पुलिस हमारी बेहतर होगी। ये एक टेस्ट केस है, इसी से हम अगर सीख जाएं, इसी से हम अगर बेहतरी ले आएँ, आज सोचा जाए, क्या ये नहीं हो सकता असद खरल साहब कि ये DNA का जो मामला है, जब हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है और वो हर कुछ अरसे बाद 8-10 कहने वाला है, यही उसामा साहब, DNA का जब तक आप बैंक कायम नहीं करेंगे, हम ये एकदम शोर मचा रहे थे DNA का एक बैंक जब तक नहीं होगा किस तरह वो मैच होगा। वो चले खून वहाँ पे लग गया, ये उस जरिए से आगे चीज़ें सारी चली गई। जेलों के अंदर जितने क्रिमिनल्स हैं उनका DNA बैंक बनाया जाए। जब कार्ड आप बनाने जाते हैं उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के अंदर उनका DNA जो सैंपल है वो ले लिया जाए, एक DNA बैंक बन जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपका 22 करोड़ जो आवाम है वो उस सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो आपको मैच करने के लिए आपका है वो सैंपल होगा जिसके साथ मैच करेंगे तो फिर ही है ना। अब तो टामक टोई है ना, वो इत्तेफाक से मिल जाए बंदा तो वो तो आपस में मैच हो जाएगा। ये भी वारदाती है, देखिए ना किस तरह आगे बढ़ते चले गए। अगर पहली वारदात में पकड़े जाते तो आज ये ना हो रहा होता। वो तो सारी चीजें अब सामने आ ही रही हैं, लेकिन मामला ये है कि पुलिस ने चले कम अज कम ये जो बंदे को ट्रेस करना, देखिए कई वाकयात ऐसे होते हैं ट्रेस नहीं होते, ये वाकया ट्रेस करना है। मैं समझता हूँ इस पे पुलिस की एक है आगे है नेग्लिजेंस के, वो मुलजम जो पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन होना, मामले का ट्रेस हो जाना, ये एक अहम पेश रखता है। बाबर साहब, मामला ये है कि आफत मलिक की बात नहीं जाएगा, अल्टीमेटली तो उसने काबू आना ही आना है, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है वो अब जो उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक करा दिया गया है। ना किसी बैरून मुल्क में जा सकता है, ना एयरपोर्ट के जरिए, ना किसी बंदरगाह के जरिए, कोई जमीनी रास्ते से भी वो फरार नहीं हो सकता। हमारी कितनी देर तक वो छुप सकता है? ये वीडियो उसकी तस्वीर दिखाना, अगर हम ना दिखाते उसको पता ना लगता। सर ये पुलिस महकमा पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन की ये गवर्नमेंट की फेलियर है। उसकी तस्वीर मीडिया को लीक हो जाना, मीडिया तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन तस्वीर लीक किस तरह से हो गई? ये कपड़ा क्यों डाला जाता है? क्योंकि शनाख्त परेड के सो तो पहले उसका शक्ल दिखाई नहीं जाती। चले बहुत सारी चीजें वायलेशन हो रही है। अल्लाह करे जी ये मुलजिम पकड़ा जाए और फिर उसको सजा भी जल्द से जल्द हो। प्रोग्राम देखने में बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।